नमस्कार, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम जो पाठ कल पढ़ रहे थे, पाठ 2 दादी माँ, उसका आज भाग 2 पढ़ने वाले हैं। और हमने ये बात की थी कि दादी माँ किस तरह से अपने परिवार में, अपने गांव में अपना वर्चस्व बना के रखती हैं और उनके सहयोग से कोई काम नहीं होता। तो बात चल रही थी बच्चों हमारे किशन की विवाह की। हम उस किशन के विवाह से ही जुड़कर वापस इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। बात करते हैं। आपने देखा कि लेखक हर बात पर अपनी दादी को याद करते हैं। वो बीमार होने पे भी अपनी दादी को याद करते हैं और उन्होंने बताया कि किसकी शादी हो रही है। किशन के विवाह के दिनों की बात है। किशन विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती है। आप और हम सभी जानते हैं कि घर में जब शादी का माहौल होता है तो ये इस तरह के कार्यक्रम चलते ही रहते हैं और खासकर गांव में तो आपको और भी ज्यादा मजा आता है क्योंकि महिलाएं इकट्ठी होकर क्या करती हैं, गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। अभिनय का अर्थ होता है बच्चों एक नाटक सा करके दिखाना, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जिस दिन विवाह होता है, अर्थात कि घर के सारे पुरुष जब बारात लेकर चले जाते हैं तो घर में कौन रहती है, महिलाएं रहती हैं। और उस दिन जो गाना या संगीत जो कुछ भी होने वाला है उसमें अभिनय भी होता है, नाटक भी होता है। तो विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है, इसमें कथा बदलती नहीं है। तो कथा वो जो होती है वो होती क्या है, उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। ये हर प्रांत में अपनी अपनी तरह से क्या कह सकते हैं, एक रस्म होती है जिसका अलग अलग नाम भी होता है। तो यहाँ उस कथा में होता है क्या, ये बताया जा रहा है। क्या होता है कि विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति, यानी कि जब तक कि बालक का जन्म नहीं हो जाता उसके दृश्य दिखाए जाते हैं। ये मनोरंजन पूर्ण क्या कह सकते हैं, रस्म होती है जिसमें महिलाएं खूब आनंद लेती है, मजाक करती है, मस्करी करती है। सभी पाठ औरतें ही करती है। जब घर के पुरुष बारात में गए हुए होते हैं तो सारा काम और सारा दायित्व किस पे है, ये सभी पाठ कौन करती है, औरतें करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। लेखक ने बताया कि मुझे बुखार था, मैं बीमार था और मैं किशन की बारात में नहीं जा सका। उनके साथ साथ मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। जब लेखक तो बीमार है तो वो वैसे ही घर में है और वह भी दालान, जो कि हमारे एक कह सकते हैं चौकी जैसा होता है, वहां कौन सो रहा था, मेरा भाई राघव। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। जब बारात निकल चुकी थी तब मासी आए तो वो कैसे बारात में जा सकते थे। तो यहाँ पर पूरे ही घर में महिलाओं के साथ 2 पुरुष भी रह गए। एक लेखक स्वयं है और दूसरे कौन है, उनके ममेरे भाई, जिनका नाम क्या है बच्चों, राघव है। अब देखिए, औरतों ने उस पर आपत्ति की। अब उनको पता है कि आज हमारा महिला मंडल ही क्या करने वाला है, मनोरंजन करने वाला है, तो ये पुरुष यहाँ है ही क्यों। तो वह राघव का रुकना भी औरतों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। दादी माँ बिगड़ी, बिगड़ी मतलब नाराज हुई। किस पर, लड़के से क्या पर्दा, कि इस बच्चे से तुम क्या छुपा रही हो। लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। अपनी बात मनवाने के लिए दादी माँ ने क्या कहा महिलाओं को, कि लड़का और ब्रह्मा तो क्या है, दोनों ही एक जैसे होते हैं। अर्थात लड़कों से कोई बात छुपाने की आवश्यकता नहीं है। दादी माँ को दोनों ही लड़के रुकने के उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। हाँ, मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। हमने भी बात की कि लेखक बीमार थे, जो दादी के पोते हैं, और वे बारात में नहीं जा सके। और जब बीमार थे तो दादी माँ ने क्या किया, एक आइडिया, एक दिमाग में उनके विचार आया कि क्यों ना मैं क्या करूं कि चारपाई पर इसको चादर उड़ाकर दादी माँ ने उनको चुपके से सुला दिया। यानी पूरे ही महिला मंडल को या औरतों को पता ही ना चले कि यहाँ पे कोई सोया हुआ है।
बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं और जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाए। अब उनको लगा ऐसा ना हो कि मेरे को हंसी आ जाएगी और मुझे हंसी आ जाएगी और सबको पता ना चल जाए कि मैं यहाँ हूं। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो ही गया। तो वहां भाभी जिस तरह का मनोरंजनपूर्ण अभिनय कर रही थी, जैसा कि उन्होंने कुछ नाटक किया होगा, उस बात पर लेखक को बहुत ही जबरदस्त हंसी आई। वो अपने आप को रोक नहीं सका और सारी महिलाओं को पता चल गया कि बिस्तर पर दादी ने किसको सुला दिया था चुपके से, अपने पोते को, क्योंकि इस रस्म में पुरुषों का आना वर्जित था। और ये बात सारे परिवार को पता चल गई। देबू की माँ ने चादर खींच ली। देखो, देबू की माँ भी वहां मौजूद है, तो उसने चादर हटाई। किसकी चादर हटाई? लेखक की। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। अभी मैंने आपको बताया था कि इस रस्म में सिर्फ महिलाएं होती है, और महिलाओं ने जब देखा, अपने मनोरंजन के वातावरण में वो थी, तो उन्होंने देखा कि अरे ये लड़का इधर सो रहा है, तो वो उससे भी हंसी ठिठोली करने लगी। तब दादी ने किस पे गुस्सा किया? महिलाओं पर गुस्सा किया। सुबह रास्ते में देबू की मां मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। देखिए, वापस दूसरे ही दिन कौन रास्ते में मिल गई है? देबू की माँ। किसको मिली है? लेखक को मिली है। और वो सारा ही दृश्य किसको याद आ गया? देबू की माँ को भी याद आ गया और लेखक को भी याद आ गया, और उनको ने एक दूसरे को चिढ़ाया। तो वहां से कौन भागकर खड़े हो गए? लेखक। और वो किसके पास चले गए? दादी माँ के पास। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो अभय दान मिल जाता। देखिए बच्चों, एक शब्द आया है, अभय दान। आपके भी परिवार में आपकी दादी और हो सकता है आपकी नानी या कोई ऐसा पारिवारिक सदस्य होता होगा। आप जब कोई भी गलती करते हैं और आप उनके पास जब चले जाते हैं तो आपको पूरा पूरा प्रोटेक्शन मिल जाता है और कोई भी आपको डांट नहीं सकता। वही बात लेखक हमसे साझा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि किसी प्रकार का जब हमसे अपराध हो जाता था, तो जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, दादी माँ की छाया से मतलब लेखक का है कि हम जब उनके पास चले जाते थे तो अभय दान मिल जाता था। फिर डरने की कोई जरूरत नहीं थी। भय भय से दूर हो जाते कि अब दादी के सामने हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। आगे देखेंगे। स्नेह और ममता की मूर्ति। दादी माँ को कैसा बताया गया है बच्चों? स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। यानी कि उस समय जो दादी माँ बातें बताती थी, लेकिन वो बातें आज बड़ी ही महत्वपूर्ण लगती हैं। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ता सा कैसा नचाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में मुसीबतें आती है, और वात्या चक्र का मतलब होता है विषम परिस्थितियां आना, आंधी और तूफान की तरह परिस्थितियां जब हमारे जीवन को इधर से उधर उथल पुथल करती है बच्चों, तो उसे कहते हैं वात्या चक्र। तो परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते जैसा नचाता है। इसे दादी माँ खूब जानती थी। कहने का अर्थ है कि दादी माँ बहुत अनुभवी थी। उन्होंने अपने जीवन में सुख और दुख को झेला था। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती हैं। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। यानी संसार उनको कैसा लगता था? एक धोखा लगता था। क्यों लगता था? उसके पीछे भी एक कारण था। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुक्कर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। देखिए, लेखक कहना चाहते हैं कि दादी के सामने बड़ी विषम परिस्थितियां आई। क्यों आई? सबसे पहली बात यहाँ क्या है कि जीवन में उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन इस पर भी उनके दादा हमेशा ये कहा करते थे, क्या कहते थे कि पहले मैं तुझे भेजूंगा फिर मैं जाऊंगा। अर्थात
मैं तुझे संसार से पहले विदा करूंगा, फिर जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दादा की मृत्यु पहले हो गई और दादी जिंदा रही। तो इस आधार पर दादी को क्या लगता है, ये संसार कैसा लगता है? धोखे की टट्टी, अर्थात जिसमें उनको धोखा ही धोखा मिला हो। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया। यहाँ बच्चों, दादा का धोखा यही है कि वह ये चाहती थी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी पति की मृत्यु हो तो ठीक रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनको संसार में अकेला छोड़ के जब उनके पति चले गए, तो ये सिर्फ उसी धोखे की बात की जा रही है। वे सदा उन्हें आगे बेचकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे और दादा की मृत्यु के बाद कुक्कुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम और बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति को और भी डामाडोल कर दिया। अब दादा के जो मित्रगण थे वो ऐसे खराब व्यक्ति थे कि जैसे ही दादा की मृत्यु हुई, उन्होंने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया और न जाने अलग अलग तरह से उनको परेशान करने लगे। इसलिए लेखक ने क्या कहा है कि मुंह में राम बगल में छुरी, ये एक मुहावरा है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार दिखता कुछ है और होता कुछ है। यानी कहने को तो वो मित्र थे, लेकिन उन्होंने मित्रता नहीं निभाई। दादाजी के मरने के बाद उन्होंने पैसे मांगने के लिए दादी को कुछ अधिक परेशान किया। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल धन संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। जब घर की नहीं थी तो कहाँ की थी? कर्ज लाकर उन्होंने ये सारे श्राद्ध के कार्यक्रम को किया, जिसके लिए दादी ने सबसे पहले मना ही किया था, लेकिन फिर भी पिताजी नहीं माने और उन्होंने कर्ज लेकर उस श्राद्ध में खूब सारा पैसा गंवाया। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। जब घर की परिस्थितियां अच्छी नहीं हो तो निश्चित रूप से उदासी आ ही जाती है। तो दादी माँ के लिए कहा जा रहा है कि दादी माँ कैसी थी? उदास। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा, पछुआ यानी पश्चिमी हवाएं, और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। सन्नाटा और पाले की शीत हवाएं क्या करती थी? हड्डियों में घुस रही थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए क्या बैठी, हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में प्रेम तो था ही, लेकिन उदास होने के कारण थोड़ी उनकी आंखें कातर दिख रही थी, अजीब से दिख रही थी। मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। यानी दादी माँ बहुत साहसी थी, ठीक है, बहुत ही धीरज रखने वाली महिला थी, वो जल्दी से रोती नहीं थी। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। कौन कह रहे हैं? लेखक। कि मैं भी जाकर उनके साथ बैठ गया। उन्होंने आंखें खोली और दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। यानी दादी माँ ने दिया जलाकर शाम को जब वहां बैठी कुछ प्रार्थना कर रही है, तो बच्चा भी वहां जाकर बैठ जाता है, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखता है कहीं दादी रो तो नहीं रही है, और फिर पूछता है। तो दादी खुद कहती हैं कि तू मेरे पास आकर कब बैठा और क्यों बैठा है? उस पर बच्चे ने भी वापस प्रश्न पूछ लिया और मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या देखा? देखें, आपको भी ये चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों। एक बक्सा है, बक्से पर दादी ने दिया जला रखा है और दोनों हाथ जोड़कर दादी माँ कुछ प्रार्थना कर रही है। क्या है? पूछ। तुम रोती थी? बच्चे ने प्रश्न किया। दादी माँ, कहीं आप रो तो नहीं रही थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। बच्चे ने वापस जवाब दिया कि पहले आप कपड़े तो बदलो। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। अब देखिए, एक दृश्य बताया जा रहा है कि सुबह मैंने देखा, सुबह की बात दोहराई जा रही है। चारपाई पर बैठे कौन थे? पिताजी और किशन भैया। मन मारकर बैठना यानी उदास होकर बैठना। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं, वे रोने रोने से हो गए।
इन बातों से पता चलता है कि घर में पैसे की बहुत तंगी है, बहुत गरीबी है, उन पर बहुत कर्ज है। अब गांव में लोग उनको पैसे भी नहीं देते हैं, क्योंकि पहले से जो लिया हुआ पैसा है उस पैसे का भी कर्ज उतरा नहीं है। तो परिवार में एक तरह से कह सकते हैं हम आर्थिक संकट आया है। ठीक है, आर्थिक संकट के कारण क्या है, पैसों की कमी के कारण दादी परेशान है, पिताजी परेशान है, किशन भाई परेशान है, और इस परिवेश में जो पोता है उनके साथ वो उन सब की सूरत देख देख कर वह भी परेशान हो रहा है। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। देखिए, जब इंसान दुखी होता है तो बात कहते कहते उसके अगर आंसू नहीं आते, वो प्रकट रूप से नहीं रोता, तो भी उसका गला अंदर से रूंध जाता है। तो ठीक वही स्थिति किसकी हुई है, दादी की हुई है, कि इसी दिन के लिए पहनाया था, उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, और पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो उन्होंने क्या किया, संदूक से चमकती हुई कोई चीज निकाली है और लाकर अपने बच्चों के सामने दी है। वो दादी माँ के हाथों के कंगन है सोने के, और उन्होंने कहा है कि नहीं, तेरे पिताजी ने मुझे जब से दिए थे मैंने उसको नहीं पहना है और उसको सहेज के रखा है। और पुराने लोगों की ये बहुत कह सकते हैं दूरदर्शिता या आगे की सोच है कि बुरे वक्त के लिए भी वो कुछ पैसे बचाकर कुछ सोना गहना रखते थे। वही बात दादी ने भी अपने बच्चों के साथ साझा की है। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। देवी तो है लेकिन शापित है। शापित क्यों है, कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी दुख ही दुख है। इसलिए इसलिए क्या कह रहा है दादी का पोता, क्या कह रहा है कि जब दादी माँ ने अपने बच्चों को अपनी इस गरीबी से निपटने के लिए, पैसों की समस्या के समाधान के लिए क्या दिया, अपने हाथों के सोने के कंगन निकाल कर दिए, तो उस समय पोते के दिमाग में दादी दादी नहीं रही है, दादी क्या बन गई है, एक देवी सी। देवी सी मतलब बच्चों, देवी सी का अर्थ यहाँ इसलिए हम कहेंगे देवी सी कि उन्होंने उस दुख से अपने परिवार को निकाल लिया। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा कि दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा, जो पक्षी है, घिनौनी अच्छी नहीं लगने वाली, काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। यानी लेखक के पास एक पत्र आया है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है, आंखों पर विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपने से पूछ ही बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। अब देखिए, ये कहानी शिव प्रसाद सिंह ने लिखी है, और देखिए क्या हुआ है। लेखक बताना चाह रहे हैं कि वह दिन मुझे अच्छे से याद है कि किस तरह से दादी ने हमारे पूरे परिवार को अपने सोने के कंगन देकर उस गरीबी से, उस आर्थिक संकट से उबार लिया था। और एक धुंधली छाया विलीन हो गई, यानी वह दादी की याद एकदम हटी है। और क्या देखते हैं लेखक कि दिन तो काफी निकल आया है। खजूर के पेड़ के ऊपर कौवा बैठा है, उसकी पंखें कैसी है, काली है, और खिड़की से उनको दिखाई दे रहा है। हाथ में उसके लेखक के क्या है, किशन भैया का पत्र है, और कांप रहा है। क्यों, क्योंकि काली चींटियों सी कतारें कतारें धूमिल हो रही है। लेखक के आंखों में पत्र को पढ़कर जो आंसू आए हैं, तो वो पत्र की जो हैंड राइटिंग है, जो कुछ कलम से लिखा हुआ है, वो हिलता हुआ नजर आ रहा है, मानो कोई चींटियां हों। तो यहाँ लिखा है, चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। कभी वो पढ़ी जाती है और वो कभी नहीं पढ़ी जाती है, वो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। उसका कारण है क्योंकि पत्र में जो समाचार है, उस समाचार को पढ़कर लेखक का मन दुखी हो गया है और आंखों से आंसू बहने लगे हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता, मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, और लेखक का मन अपने आप से बातें करता हुआ
क्या पूछ रहा है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? अर्थात इस पत्र के माध्यम से लेखक को ये पता चला है, जो किशन भैया ने पत्र लिखा है, कि अब दादी माँ इस संसार में नहीं है। तो यहाँ उस पत्र जब आया था और वो जो पत्र हाथ में जब आया तो आंखों से आंसू के साथ दादी माँ की यादों की जो झड़ी लग गई थी, उसी का वर्णन लेखक ने अपनी इस कहानी में किया है, जिसमें देखिए राइटर कौन है, शिव प्रसाद सिंह। तो बच्चों निश्चित रूप से आपको भी अपने परिवार का कोई ना कोई पात्र बहुत ही अच्छा लगता होगा और वो आपके लिए बहुत प्रिय होगा। वो आपकी दादी भी हो सकती है, आपकी नानी भी हो सकती है, आपकी मौसी भी हो सकता है आपकी कोई शिक्षिका भी हो सकती है। आपकी भी उसके साथ बहुत अच्छी यादें रही होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद। आप खुद भी इसका अभ्यास करें, इस कहानी को स्वयं पढ़ें।